नंदिनी सारी तैयारी कर चुकी थी। उसे अपने पापा का इंतज़ार था और उसके पापा समय पर भी आ गए। उनके साथ में उसके मामा का बेटा धीरज था, जिसकी सगाई में नन्ही को जाना था। अपने पापा को देखते ही नन्ही दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। पापा के गले लगने के बाद उसने अपने भाई की तरफ देखा और फिर अपने भाई के भी गले लगते हुए बोली, मुझे सच में इंतज़ार नहीं हो रहा आपके एंगेजमेंट में अपनी भाभी को देखने का। धीरज उसकी बात पर शर्मा कर मुस्कुरा गया। सभी आकर हॉल में बैठते हैं। कार्तिक की अपने कमरे से तैयार होकर आ चुके थे। कार्तिक ने बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ नन्ही के पापा से बात की। नन्ही वहीं बैठी थी और सब देख रही थी। कार्तिक को अपने पापा से बात करते देख उसे बहुत अच्छा लगा। उसे हमेशा एक ऐसा पति चाहिए था जो उसके पापा को बिल्कुल अपने पिता की तरह मान सम्मान दे। कुछ देर बाद सभी से बात करने के बाद नन्ही अपने पापा और भाई के साथ घर से विदा हो जाती है। कार्तिक उसके बाद में लेने के लिए आने वाला था। एक बार पलटकर उसने घर के सभी लोगों को देखा। सब अपने हाथों को ऊपर करके उसे गुड बाय कहते हैं। अपने पापा और भाई के साथ नन्ही चली जाती है। नन्ही के माँ के स्वर्गवास के बाद नन्ही अपने पापा के इकलौती संतान होने के कारण हमेशा उनके पास ही रही। लेकिन क्योंकि उसके मामा मामी भी उससे मोहल्ले में रहते थे जहाँ नन्ही रहा करती थी, तो वह अपने मामा मामी के भी करीब थी। खास करके उनके दोनों बेटों से भाई और दोस्त दोनों की कमी वही दोनों मिलकर पूरा कर दिया करते। इसलिए कभी नन्ही को बहुत सारे दोस्तों की या रिश्तेदारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अपने घर में एक दिन रहने के बाद ही नन्ही अपने भाई के एंगेजमेंट पर अपने मामा मामी के यहाँ चली जाती है। उसके पापा से उसे पता चला कि उसके चाचा की बेटी मोना का पता चल गया है और उसे जल्दी ही उसे अपने घर ले आएंगे। सगाई की रस्म के लिए पूरा कपूर परिवार भी आने वाला था और सभी जाने को तैयार थे, मगर कार्तिक कब तक नहीं आया था। सब कार्तिक का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। सीता देवी अपने पति से बोली, ये लड़का कभी समय पर नहीं आता। उसके ही ससुराल का फंक्शन है और वही नहीं जाएगा या लेट जाएगा तो कैसा लगेगा। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा, सीता आ जाएगा, रुको मैं फ़ोन करता हूँ। वह निकल चुका था। वे जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा नन्ही ने वही साड़ी पहनी हुई थी जो सीता देवी ने दिया था, और साड़ी ही नहीं बल्कि गहने भी वही थे जो उन्होंने पहनने के लिए कहा था। सीता देवी जानती थी कि नन्ही उसकी बात मानेगी और वह बहुत प्यारी लग रही थी। लाल पीले बनारसी साड़ी में लाल रंग की चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक उसे गजब का आकर्षक बना रहे थे। प्रीति अपने फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाने लगती है। इस वक्त नन्ही अपने कॉलेज फ्रेंड्स और अपने मामा के बेटे के साथ डांस कर रही थी। प्रीति ने वीडियो बनाकर कार्तिक के मोबाइल पर भेज दिया। बार बार फ़ोन वाइब्रेट होने के कारण कार्तिक ने अपना फ़ोन निकाला तो उसमें प्रीति के ढेर सारे वीडियो मैसेज थे। कार्तिक को समझते वक्त नहीं लगा कि ज़रूर सभी वहाँ सगाई में गए हैं और इसलिए वहाँ से प्रीति उसे यह वीडियो भेज रही है। उसने बस एक वीडियो देखकर फ़ोन रखने का सोचा। उस वीडियो को ओपन किया। वीडियो में नन्ही को देखकर कार्तिक की नज़रें जैसे नन्ही पर ठहर सी गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसे मुस्कुराते हुए नन्ही को डांस करते देख रहा था। लेकिन तभी उसकी आंखों से और मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी नज़रें ठंडी हो गई, क्योंकि अब नन्ही उस लड़के के हाथ को पकड़कर डांस कर रही थी। वह लड़का भी बहुत ही आराम से उसके हाथों को थामे, कभी उसे इस तरफ खींचता तो कभी उसे उस तरफ। कार्तिक उस वीडियो को देखने के बाद बाकी की वीडियो को देखे बगैर अपने मोबाइल को बंद कर पटकते हुए टेबल के दूसरे साइड में रख देता है। फिर वह अपने काम में लग गया। अब रह रहकर उसके दिमाग में वही वीडियो आ रहा था। सज धज तैयार हुई नन्ही और उसके साथ वो लड़का। वह अपने ही इमेजिनेशन बनाकर उन दोनों को इमेजिन करने लगा। पूरे घर वाले एंगेजमेंट के बाद अपने घर आ चुके थे, लेकिन कार्तिक अब तक नहीं आया था। उसने सत्यम के मोबाइल पर एक मैसेज डाल दिया था कि वह आज घर नहीं आएगा। अगले दिन भी ऑफिस में ही अपने काम को करता रहा।
गुस्सा मानो जैसे उसके अंदर इतना भरा हुआ था कि शायद अगर नन्ही इस वक्त सामने होती तो पता नहीं उसके साथ क्या करता। उसके पास नन्ही का नंबर भी नहीं था कि वह उसे फ़ोन लगाकर डांट पाए। क्या उसे नहीं समझना चाहिए कि अब शादीशुदा है? क्या उस पर ये सब अच्छा लगता है? शाम को जब वह घर आया तो बिना किसी को देखे और बात किए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। प्रीति एंगेजमेंट की कहानी को उसे कहने के लिए कल से ही उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आते ही कार्तिक अपने घर में चला गया तो प्रीति मुंह बनाते हुए सत्यम को देखकर बोली, ये खड़ूस तो दिन ब दिन खड़ूस होते जा रहा है। मैं इतना सोच रही थी उसे ये बताऊंगी वो बताऊंगी, इतने सारे वीडियो भेजे मैंने, एक का भी जवाब नहीं दिया और अभी भी आया तो मुंह फुलाकर कमरे में चला गया। तुम जानती हो ना उसे, सत्यम ने समझाते हुए कहा। कार्तिक कमरे में आया तो उसका सारा सामान उसके कमरे में शिफ्ट हो गया था। अपने कोट को बेड पर फेंक कर उसने टाई को लूज़ करते हुए वॉशरूम में घुस गया। एक लड़की उसे इतना इफ़ेक्ट कर रही है ये बात उसे समझ नहीं आ रहा था। रंभा ने इतने झगड़े और डिवोर्स ने भी उसे इतना इफ़ेक्ट नहीं किया था। शायद प्यार दस्तक दे रहा था पर कार्तिक ये महसूस नहीं कर पा रहा था, ये शायद करना नहीं चाहता था। ये कार्तिक की जलन थी उस लड़के से कि नन्ही को अपनी बीवी ना मानकर भी वो उसे किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर पा रहा था। वह बाहर आया तो खाना टेबल पर लगाया जा रहा था। कार्तिक बेटा खाने के लिए बैठ जाओ, मैंने तुम्हारा सामान कमरे में लगवा दिया है और तुम्हें कल नन्ही के घर जाना है। नन्ही का जिक्र आते ही कार्तिक, जो अभी अभी नन्ही को ही अपने वॉशरूम में बुला भला कह कर आया था, ऑफिस में उन वीडियो को अपने दिमाग में इमेजिन करने लगता है। मैं नन्ही को लाने क्यों, क्या हुआ? कार्तिक बोला। प्रीति हंसते हुए बोली, ये सच में गजनी का गजनी रहेगा। तुझे याद नहीं है, पगफेरी की रस्म के बाद तू उसे लेने के लिए जाने वाला था, तो ये बात तो सीधे सीधे भी कह सकती थी ना। ये एग्जाम्पल्स देना बड़ा सीख रही है तू। कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके बोला। प्रीति अपना मुंह बनाकर सबके लिए खाना निकालने लगती है। कार्तिक अपनी मॉम को देखकर कहता है, मॉम किसी और को भेज दीजिए ना और वहीं रहने दीजिए अगर रहना चाहती है मायके में तो। उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे क्योंकि पहले तो कार्तिक उसे जाने नहीं देना चाहता था। जाने देने को तैयार हुआ तो उसने शर्त भी रखा कि बहुत जल्दी आ जाएगी और अभी कह रहा है कि उसे कुछ और दिन रहने दीजिए। तू जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उसके भाई की सगाई में भी नहीं गया, वह लोग बहुत याद कर रहे थे तुझे, सीता देवी ने कहा। कार्तिक अपनी माँ की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है तो उसके पापा कहते हैं, 1 महीने बाद शादी है उसकी, मामा के बेटे की, हम सभी को बुलाया है। ये बात आज ही कह देता हूँ, उस वक्त काम का बहाना मत बनाना और तुम्हें जाना ही होगा रस्म पूरी करने के लिए। नन्ही को उसके मायके से अपने घर लाना होगा। दादाजी ने राम जी की बात खत्म होते ही कहा। अपना खाना खत्म करने के बाद कार्तिक अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने तकिए पर सर रखकर ऊपर छत को देखते हुए जाने क्या सोच रहा था और उसे अपना एक बात पढ़ाया जहाँ नन्ही सोती थी उस तरफ अपना हाथ फेरा बोला, मैं बात करूँगा तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में मेरे साथ रहो या सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि मेरी शादी तुमसे हो गई है। शायद तुम्हारे कुछ और सपने रहे हो, किसी और की चाहत रही हो। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में अब उस लड़के के साथ नन्ही की तस्वीर दिखाई दे रही थी, बल्कि उसे याद आ रहा था कि उसने शादी के अगले दिन नन्ही को किस तरह से साड़ी पहनाने के नाम पर परेशान किया था। नन्ही को देखकर वह ये तो अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि नन्ही कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी, पर उन तस्वीर और वीडियो को देखकर वह अपने लॉजिक को मानने से भी मना कर देता है। सुबह कार्तिक जब अपने घर से बाहर निकला तब उसकी माँ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा था, कार्तिक आज तुझे नन्ही को लेने जाना है। माँ उसे फ़ोन करके कह देना मैं शाम को उसे ले आऊँगा। वह ऑफिस ना जाकर अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए होटल गया। एक प्राइवेट कमरे में इन दोनों की मीटिंग तैयार थी। जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक लड़का वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। क्या बकवास सी बात की जिद लेकर बैठ गया है तो कार्तिक को देखते हुए लड़का खड़े होते हुए बोला, बकवास है या सही है ये तू मत सोच, बस पेपर तैयार कर दे। कार्तिक तो सोच ले एक बार, और हो सके तो एक बार नन्ही से भी बात कर। कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, वह तो खुशी ही होगी
तुझे जो कहा है तूने किया या नहीं ये बता। वह लड़का जो कि शायद एक वकील था, पेपर कार्तिक के हाथ में देते हुए बोला। हाँ, हो गया है। कार्तिक उससे कुछ कहा नहीं, उस पेपर को खोलकर देखा और कमरे से बाहर निकल जाता है। कार में बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ाता है और कार्तिक उस फाइल को खोलकर देखता है। पहले ही पेज पर लिखा हुआ था, डाइवोर्स। अपने ऑफिस काम को ख़त्म करने के बाद आज वो नन्ही के घर इन पेपर्स के साथ जाने वाला था। शाम को कार्तिक अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके नन्ही के मायके जाने के लिए निकल गया। कार्तिक पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि मौका देखकर नन्ही से बात करेगा और उसे समझाएगा कि नन्ही और कार्तिक के साथ में कोई भविष्य नहीं है। न सिर्फ उम्र में बल्कि दोनों की मैच्योरिटी में भी फ़र्क है। कार्तिक ने डाइवोर्स पेपर को अपने कार के डैशबोर्ड पर डालकर रखकर अंदर नन्ही के घर की तरफ गया। नन्ही के पापा दरवाजे पर ही कार्तिक का रास्ता देख रहे थे। वह अपने साथ कार्तिक को अंदर लेकर गए। नन्ही का घर कार्तिक के घर की तरह तो नहीं था, लेकिन यह भी कम आलीशान नहीं था। कार्तिक समझ सकता था कि नन्ही एक अच्छे माहौल में पली होगी। वह चारों तरफ दीवार पर नज़र घुमाता है। नन्ही की तस्वीरों से पूरा दीवार भरा हुआ था। किसी में वो डांसिंग पोज में थी तो किसी में उसने ब्यूटी क्वीन की तरह अपने दोनों हाथों पर उठा रखा है। किसी में अपने पापा के गले लगे हुए तो किसी में तस्वीर देखते ही कार्तिक की नज़र उस तस्वीर और उसमें मौजूद उस लड़के पर अटक गई। इस तस्वीर में कार्तिक के नन्ही के साथ वही लड़का था। नन्ही ज़मीन के ऊपर बैठकर अपने हाथ में चॉकलेट लिए है, जबकि वह लड़का उसके दोनों चोटी को खींचते हुए उसे परेशान कर रहा था। तस्वीर देखते ही कार्तिक एक नज़र नन्ही की ओर करता है। नन्ही इस वक्त अपना बैग पैक कर रही थी। आते वक्त उसके पास 2 बैग थे, बट अभी उसके पास 5 सूटकेस पैक करके रखा हुआ था। उन सामानों को देखते ही कार्तिक ने एक नज़र उन सूटकेस पर डाला और फिर अपने आप से कहा, तुम सामान पैक करके वहाँ रुकने की सोच रही हो और मैं डिवोर्स देकर तुम्हें वापस इस घर में भेजने की सोच रहा हूँ। कार्तिक अपनी बात पर मुस्कुराया तो कार्तिक के पापा बोले, शादी किस तरह से हुई आप तो जानते हैं, इस वजह से इसके बुक्स और कुछ कपड़े गहने सब यहीं पर रह गए थे। कार्तिक मुस्कुराकर सिर्फ अपनी गर्दन हिला पाया। नन्ही सभी के लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती है। कार्तिक नन्ही से नज़रें चुरा रहा था। ये बात नन्ही अच्छी तरह से जानती थी, पर क्योंकि कार्तिक हमेशा ही कुछ न कुछ अजीब रहा था, नन्ही ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। नन्ही के पापा भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए नन्ही ने उनका भी बैग पैक करके वहीं सोफे के पास रखते हुए कहा, पापा आपका भी सब सामान पैक कर दिया है, अब आपके पैकिंग नहीं करना होगा। नन्ही के पापा रघुवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, तू रहती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। फिर वे कार्तिक की तरफ देखकर बोले, समझदार बहुत है मेरी बेटी, बस बचपना नहीं गया है। ऐसी बात नहीं है, नन्ही काफ़ी समझदार है, कार्तिक ने कहा। नन्ही अपने पापा के गले मिलती है और कार्तिक के साथ घर से निकल जाती है। कार्तिक ड्राइवर को लेकर नहीं आया था, इसलिए नन्ही के घर के नौकरों ने सामान कार में रखवा दिया। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठता है और नन्ही उसके बगल वाले पैसेंजर सीट पर जाकर बैठकर अपने पापा की तरफ हाथ दिखाकर टाटा करती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और इसलिए वह ज़्यादा अपने पापा को नहीं देख पा रही थी। अपने पापा से छुपाकर उसने अपने आंसू को पोंछा और कार्तिक की तरफ देखा तो कार्तिक सीट बेल्ट की ओर इशारा कर देता है। नन्ही अपने आंसू को पोंछते हुए एक हाथ से सीट बेल्ट को लगाती है और कार्तिक गाड़ी अपने घर की तरफ लेता है। मुश्किल से 5 मिनट बीता होगा। नन्ही बोली, घर में सब कैसे हैं? ठीक हैं? सब अच्छे हैं। आप सीधा ऑफिस से यहाँ आए हो? कार्तिक ने एक बार नन्ही को देखा, फिर सामने सड़क को देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन को हिला दिया। नन्ही कार्तिक से जो सवाल पूछ रही थी, कार्तिक उसे उतना ही जवाब दे रहा था। नन्ही समझ सकती थी कि कार्तिक सबसे ज़्यादा बातें नहीं करता। दोनों चलते हुए आधे रास्ते पर आ गए। तब नन्ही ने कहा, किसी रेस्टोरेंट के पास रोक लेंगी क्या? मुझे फ्रेश होना है। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। कुछ देर से आगे जाने पर एक ढाबा दिखाई दिया। कार्तिक ढाबे पर गाड़ी रोक देता है। नन्ही और कार्तिक दोनों साथ में ही अंदर आए। नन्ही वॉशरूम से आकर कार्तिक के साथ
उसके चेयर के बगल में बैठ गई तुम। कुछ खाओगी? कार्तिक ने पूछा। नहीं, आप कुछ? नन्ही की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार्तिक ने कहा, घर चले, माँ इंतज़ार कर रही है, लेट हो रहा है। नन्ही हमें अपनी गर्दन हिला देती है। तो कार्तिक ने उसे कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम जाओ बैठो, मैं आता हूँ। नन्ही मुस्कुराकर कार की तरफ बैठ गई। कार्तिक अंदर की तरफ चला गया। बिल पे करके कार्तिक आ ही रहा था जब उसे एक फ़ोन आ गया। वह यहाँ फ़ोन पर बात करने लगा। नन्ही कार में जाकर बैठी और कार्तिक का इंतज़ार करने लगती है। उसे डैशबोर्ड पर रखा हुआ पेपर दिखा तो बस यूं ही उसने उसे अपने हाथों में ले लिया। लेकिन उस पेपर के पहले पन्ने को पढ़ते ही उसे दोनों आईब्रोज मानो एक दूसरे से जुड़ गए। डाइवोर्स पेपर, वह फुसफुसाई। नन्ही को सबसे पहले जो उसके दिमाग में आया कि शायद रंभा और कार्तिक का डाइवोर्स पेपर होगा, जो कार्तिक किसी काम से अपनी गाड़ी में रखकर भूल गया होगा। उसने बस यूं ही उसे पढ़ने के लिए हाथ में ले ली और पढ़ने लगी। लेकिन उसको पढ़ने के साथ ही उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया, क्योंकि इस पर कार्तिक का तो नाम था ही, लेकिन यहाँ रंभा का नाम ना होकर खुद नन्ही का नाम था। उसने उसे पहले पन्ने को जैसे तैसे करके पूरा किया, फिर उस पन्ने को बंद करके और उस पेपर को हाथ में थामे हुए सामने की तरफ देखने लगी। इतनी देर में उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसकी नाक, जो कि रोने के कारण हमेशा लाल हो जाया करती थी, अपने हाथ में उस पेपर को थामे अभी उसने अपने आंसू को पोंछा ही था कि कार्तिक उसकी तरफ कार को डोर ओपन करता है। लेकिन नन्ही खिड़की ओपन नहीं करती, बल्कि यूं ही सामने देख रही थी। कार्तिक ने कार का दरवाज़ा खोला और झुककर नन्ही की ओर देखा। नन्ही के हाथ में पेपर और उसके बहते हुए आंसू को देखकर वह समझ चुका था कि नन्ही ने सब पढ़ लिया है। कार्तिक के हाथ में पानी का बोतल था जो वह नन्ही को देने के लिए लेकर आया था। उस पानी की बोतल को सामने डैशबोर्ड पर रखते हुए नन्ही के हाथ से उस पेपर को लेते हुए बोला, ये पेपर मैं तुम्हें। कार्तिक इतना ही बोला था तो नन्ही बोली, क्यों, तलाक देना चाहते हैं आप मुझे? क्या ये मैं जान सकती हूँ? नन्ही, मेरा ये मतलब है कि कार्तिक जितना आसान सोच रहा था नन्ही को ये बात कहना, उतना भी आसान नहीं था। उसने नन्ही की आंखों को देखकर मानो जैसे अपनी बातें कहना भूल गया हो। नन्ही की आंखें उसे अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करवा रहे थे। नन्ही दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर आई और कार्तिक के सामने खड़े होते हुए बोली, कहिए मिस्टर कपूर, आप मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं? कुछ तो कारण होगा। कार्तिक उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, नन्ही, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जिसकी ज़िंदगी में तुम रहोगी वह हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि तुम अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जानती हो। मैंने मेरी तारीफ़ नहीं पूछी आपसे मिस्टर कपूर, मैंने पूछा है कि आप मुझे तलाक क्यों दे रहे हो? कारण बताइए। नन्ही की आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। नन्ही ने कार्तिक के दोनों हाथों को अपने बाजू से झटक कर हटाया। कार्तिक के हाथ में मौजूद उन तलाक पेपर को कार्तिक के सामने दिखाते हुए बोली, ये बनवाने का कारण बताइए मुझे। नन्ही, तुम जानती हो ना हमारी शादी किस हालात में हुई, ऊपर से तुम्हारी और मेरे बीच के उम्र का फ़ासला। नन्ही, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी एज में तुम्हें किसी से भी प्यार हो सकता है। तुम अपने पसंद का लड़का डिज़र्व करती हो, और मेरी पसंद क्या है, कौन है, डिसाइड करेगा। ऑफ कोर्स तुम डिसाइड करोगी। तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हो, एंड आई एम श्योर कि आगे तुम खुश भी रहोगी। वह तो मैं बीच में आ गया तुम दोनों के। कार्तिक के मुंह से सुनते ही नन्ही हैरान हो गई। कार्तिक के एक कदम नज़दीक जाते हुए बोली, हम दोनों खुश रहेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कपूर? मैं अर्पित की बात कर रहा हूँ। तुम उसके साथ में काफ़ी अच्छी लगती हो, हम उम्र भी हो। नन्ही कुछ बोल ही भी नहीं पा रही थी। अर्पित का नाम सुनते ही मानो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके अजीब से बन रहे चेहरे को देखकर कार्तिक बोला, मुझे पता चल चुका है तुम्हारे और अर्पित के बारे में। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसकी ज़िंदगी में पहले ही कोई और लड़का हो। मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहता, तुम समझ रही हो। अच्छा, तो आपको लगता है क्योंकि मैं अर्पित के क्लोज हूँ आप सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे? नन्ही, तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। प्लीज़ ये अनजान बनकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट करना ताजुब होता है मिस्टर कपूर। मुझे आपकी थिंकिंग पर। नन्ही को अब गुस्सा आ रहा था
ओह कम ऑन नन्ही, बी मैच्योर। तुम्हारे बॉयफ्रेंड अर्पित के बारे में मुझे पता चल चुका है, कार्तिक ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला। एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको। आप मैच्योर तो बिल्कुल नहीं है मिस्टर कपूर, तो मुझे मैच्योर होने का हवाला मत दीजिए, नन्ही ने कहा। कार्तिक उसकी बात को सुन रहा था। उसे भी गुस्सा था कि नन्ही अब भी इनकार कर रही थी। नन्ही, अब झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको किसने मेरे और अर्पित के बारे में बताया? आपको कैसे लगा कि अर्पित मेरा बॉयफ्रेंड है? किसी के बताने की क्या ज़रूरत है? दिखता है ये नन्ही, जिस तरह से तुम और अर्पित एक दूसरे के साथ रहते हो, मुझे क्या हर किसी को पता चल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ़ एक दोस्त है तो आप क्या करेंगे? नन्ही, मैं इतना भी बच्चा नहीं कि एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती किस हद तक हो सकती है ये ना समझ पाऊँ। मिस्टर कपूर, कमाल की दोहरी मानसिकता है आपकी। एक लड़का और लड़की के दोस्त के बीच में मुझे वह समझ रहा है जिसकी बेस्ट फ्रेंड खुद एक लड़की थी। आपके और प्रीति जी की दोस्ती में किस हद तक करीब थे आप दोनों, क्या आप भूल चुके हो? नन्ही चीखते हुए अपने हाथ को मारने के लिए उठाया। क्या हुआ मिस्टर कपूर, गुस्सा आ रहा है आपको? मारने का मन कर रहा है? इसी तरह का गुस्सा मुझे भी आया था आप पर, मेरा भी मारने का मन हुआ। तुम अपने और अर्पित के बीच में मेरे और प्रीति की दोस्ती को कभी नहीं ला सकती। वी आर ओनली फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, आपकी किसी लड़की के साथ करीबी हो तो दोस्ती, लेकिन मेरा किसी लड़की के साथ करीबी हो तो बॉयफ्रेंड। ये कैसा हो गया मिस्टर कपूर? कार्तिक बिना कुछ कहे नन्ही को घूर कर देख रहा था और नन्ही ने भी उसे उसी तरह गुस्से से कार्तिक की ओर देख रही थी। वह भले ही मासूम हो, दुनियादारी ना समझती हो, लेकिन इतनी ज़्यादा मैच्योर थी, इतनी ज़्यादा समझदार थी कि अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि रोकर चुप बैठने से बेहतर होता है अपने लिए लड़ना और अपने हक को हासिल करना। कार्तिक, जिसका हाथ अपनी नन्ही को मारने के लिए उठा हुआ था, उसने उस हाथ को नीचे करके नन्ही को हाथ से उस पेपर को छीन कर कहा, इस पर साइन करो और उस लड़की के साथ जाकर खुश रहो। मैं किसके साथ खुश रहूँगी इस बात की दुहाई आप नहीं दे सकते मुझे मिस्टर कपूर। मैं खुद डिसाइड करूँगी कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। रही बात अर्पित की, नन्ही ने पेपर लिया, कार्तिक के जेब से खींचकर पेन निकाला और कार के ऊपर ऊपर रखकर उस पर साइन करते हुए बोली, लीजिए, कर दिया मैंने साइन, लेकिन अपनी बात कहना नहीं छोड़ूंगी मैं मिस्टर कपूर। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बताना ज़रूरी भी है। अर्पित मेरा भाई है, मेरे सगे मामा का बेटा। अभी जिनके एंगेजमेंट में मैं गई थी वो अर्पित का ही बड़ा भाई था। बचपन से उनके घर में आना जाना रहा है। हम सेम उम्र के हैं, एक क्लास में रहे हैं और इसलिए मैं उसके करीब रही हूँ। एक भाई और बहन की नज़दीकी को इतना गंदा समझने का काम वाकई में मिस्टर कपूर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और रही बात मेरे पसंद की लड़के की साथ रहने की, नन्ही कार्तिक को पेपर देने के बाद उसके कॉलर को पकड़कर खींचकर अपनी तरफ लाते हुए बोली, आपको पता है पहली नज़र में भाग गए थे आप मुझे। सिर्फ इसलिए नहीं शादी के लिए मान गई थी मैं, क्योंकि इज्जत बचानी थी दोनों परिवारों की, बल्कि इसलिए भी मानी थी क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते थे। कार्तिक अर्पित के भाई होने के बाद से इतना ज़्यादा हैरान हो चुका था कि अब उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वह बस नन्ही को देख रहा था जिसकी आंखों में पानी भरने लगी थी। उस साइन की डाइवोर्स पेपर को कार्तिक के जेब में डालते हुए वह ज़ोर से चिल्लाती हुई बोली, खुश हो गए आप, मिल गया डिवोर्स पेपर आपको मुझसे। अब जाइए, जल्दी जाइए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लीजिए, लेकिन प्लीज़ लोगों को उसी तराजू में तौलिए जिस तराजू में आप अपने आप को तोलते हैं। अगर प्रीति दी आपकी सिर्फ दोस्त हो सकती है तो मेरी भी दोस्ती किसी लड़के के साथ इस हद तक हो सकती है। कार्तिक उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, नन्ही ने अपने हाथों को उसके हाथों में आने ही नहीं दिया। अपनी आंखें छोटी करके उसके करीब के और बोली, आप जब बारात लेकर आए थे ना और मुझे पता चला था कि आपकी शादी मोना दी से होने वाली है, बात नहीं सकती कितनी जलन हुई थी, क्योंकि अच्छे लगते थे आप मुझे।
बिजनेस वर्ल्ड में कार्तिक कपूर को कौन नहीं जानता। मैं सच में कंफ्यूज कार्तिक खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्या कहे। उसने सच में कितनी बड़ी गलती की। एक बार बात करना पूछना तो दूर की बात है, उसने उस फाइल तक को भी पूरा नहीं पढ़ा। उस तस्वीर को देखते ही उसने उसे फटक दिया था। वह कैसे भूल गया कि उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड एक लड़की है। तो हो सकता है उन दोनों के बीच में भी दोस्ती हो। नन्ही उसके पॉकेट में अपने हाथ में रखे हुए पेन को लगाते हुए बोली, झुनझुना वाला कॉलेज आज से 9 महीने पहले एक अकाउंट्स का सोमवार था। मशहूर बिजनेसमैन कार्तिक कपूर स्पेशल गेस्ट बनकर आए थे वहाँ के स्टूडेंट्स को अकाउंट की थोड़ी बहुत अपने ज्ञान को बांटने के लिए। और एक लड़की ने उनसे पूछा, मिस्टर कपूर क्या आप मुझे डेट करेंगे? कुछ याद है मिस्टर कपूर आपको? कार्तिक तो मोना जैसे आज से ज़्यादा ज़िंदगी में कभी इतना ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ ही नहीं होगा, तब भी नहीं जब प्रीति और सत्यम के बारे में पता चला था। नन्ही अपनी बात कहकर वहाँ से आगे बढ़ गई, जबकि कार्तिक किसी पुतले की तरह वहाँ खड़े का खड़ा रह गया। उसकी जेब में अभी भी नन्ही के दिए हुए डाइवोर्स पेपर और पेन झूल रहे थे। कार्तिक चला गया था आज से 9 महीने पहले। उसने झुनझुना वाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में फ्लैशबैक, कहानी अतीत में। स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम लग रहा था मानो जैसे पूरे शहर के स्टूडेंट वहीं आ गए हो। कारण था मशहूर बिजनेसमैन कार्तिक कपूर। आज इन सभी को अकाउंट की बारीकियों और अपने अनुभव को बांटेंगे। अपनी बात खत्म करके जब कार्तिक ने स्टूडेंट से कहा कि वे अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो स्टूडेंट से अपने अपने डाउट को शेयर किया। स्टेज पर खड़ा कार्तिक उन सभी की बातों को सुनकर उसे सॉल्व कर रहा था, तो सभी सवाले जवाब दे रहे थे। तभी उस भीड़ में एक प्यारी सी आप आई। मिस्टर कपूर क्या आप मुझे डेट करना चाहेंगे? ये आवाज़ उस भीड़ में कहाँ से आई ये तो कार्तिक नहीं देख पाया, पर उसका गुस्से में जैसे चरम पर पहुंच चुका था। एक तो स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो पहले ही रिटोट हो चुका था और जल्दी से जल्दी यहाँ से चले ही जाना चाहता था। ऊपर से इस लड़की के अतरंगी सवाल। कार्तिक गुस्से से चिल्लाया, बेहतर होगा कि पढ़ाई पर फोकस किया जाए। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, वही काम कीजिए। कार्तिक गुस्से से स्टेज से नीचे उतर आया। उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। ये लड़की थी नन्ही, जो कार्तिक की बहुत बड़ी फ़ैन थी, क्योंकि नन्ही ने अपनी सहेली से शर्त लगाई थी कि कार्तिक कपूर को डेट के लिए पूछेगी। नन्ही जल्दी सहेली के पास जाते हुए बोली, कहाँ भाग रही है? चल ला मेरे 2000। यार नन्ही, आज तो मेरे पास 200 भी नहीं है। सहेली ने कहा, तूने 2000 के साथ लगाई थी। तूने कहा था कि मैं नहीं पूछ पाऊंगी, लेकिन देख मैंने पूछा। नन्ही ने अपने की कॉलर को खींचते हुए कहा। 500 का नोट निकालते हुए उसकी सहेली बोली, देख यही है, आना जाना कैंटीन सब देखना है इसी में। मैं तुझे 2 दिन बाद देती हूँ, कहकर सहेली भाग गई। फ्लैशबैक खत्म, कहानी वर्तमान में। कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा यही सोच रहा था। यहाँ नन्ही अब अपने घर जाना चाहती थी। कार का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर से अपने मोबाइल पर उठाती है और फिर सोचती है उसके पापा आज बाहर जा रहे हैं, अब कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। अभी अगर वापस चली गई तो उसके पापा उसे देखने से परेशान होकर अपना जाना भी कैंसिल कर देंगे, और अगर आने के कारण पूछा तो नन्ही उन्हें बता देगी कि कार्तिक अर्पित और उसे लेकर शक कर रहा है। फिर रघुवीर जी सबसे पहले कार्तिक से मिलकर इस गलतफहमी को दूर करेंगे और उसे वापस कपूर हाउस भेज देंगे। और जब उसे कपूर हाउस जाना ही पड़ेगा तो अभी वापस अपने घर जाने का कोई मतलब नहीं था। वे खड़े खड़े सोच रही थी कि क्या करे। तभी कार्तिक उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का। नन्ही अपनी उंगली दिखाकर कार्तिक को चुप रहने के लिए कहती है, बस बस मिस्टर कपूर, मन तो नहीं कर रहा, पर मैं अकेले इस हाईवे से नहीं जा सकती, तो क्या आप मुझे मेरे पापा के घर छोड़ देंगे? तुम अपने पापा के घर क्यों जाओगी? तुम कपूर हाउस चलो। मिस्टर कपूर, मैं तलाक के पेपर पर साइन कर दिया है, और सबसे बड़ी बात, आप जैसे दोहरी मानसिकता वाले आदमी के साथ नहीं रह सकती।
देखो नन्ही, मैं जानता हूँ मैंने गलती की। आई एम सॉरी। गलती मिस्टर कपूर, तलाक देना गलती नहीं होती। मुझे तो लगता है कि आपकी आदत हो चुकी है। देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी शादी करे उसे भी तलाक दे दे, फिर चौथी शादी करे तलाक, फिर पांचवी फिर तलाक। आदत बड़ी गंदी चीज़ होती है मिस्टर। देखो नन्ही, मान रहा हूँ मैंने पूरी बात जाने बगैर इतना बड़ा डिसीज़न लिया, और ये तलाक पेपर इसमें मैंने अब तक साइन नहीं किया है, तो ये हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। हम दोनों को अपने अलग किया है मिस्टर कपूर। आपको क्या लगता है इतना आसान होता है माफ़ करना? मेरे अंदर भी इमोशन है मिस्टर कपूर। आप कहोगे तलाक दे रहा हूँ, अलग हो जाओ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे और तुरंत आप मुझे माफ़ी मांगेंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगी। नन्ही कार की डिक्की को खोलकर अपना बैग बाहर लेने लगती है। कार्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नन्ही प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अभी घर जाओगी तो पापा से क्या कहोगी अपने? नन्ही कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि सच में उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उस अपने पापा से क्या कहती। वो इतनी समझदार है कि जान सके कि एक बाप पर क्या बीतेगी जब उसकी बेटी उसे ये बताएगी कि वह अपना ससुराल छोड़कर आई है। ये कहेगी उसने तलाक के पेपर को साइन किया है। इस तरह नन्ही को अपनी सोच में डूबा देख फिर कार्तिक से कहता है, और सोचो हनी बनी, उन दोनों को कैसे समझाओगी? वह दोनों कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं घर पर। अचानक से नन्ही की आंखों के सामने हनी बहनी का चेहरा आने लगता है। वे भले ही उसकी माँ ना हो, लेकिन इन दोनों बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, और इसलिए नन्ही को भी उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार है। की आंखें उन दोनों का नाम सुनते ही भर आई थी। उसने भरी हुई आंखों से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक आगे बढ़कर उसके चेहरे को थामते भी बोला, क्या तुम उन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती? तुम उसके पापा के साथ नहीं रहना चाहती? मैंने नहीं कहा था ऐसा, बल्कि मैं तो रहना चाहती थी आपके साथ। शादी के पहले ही दिन मैंने आपसे कह दिया था कि मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। तो ठीक है ना, लेते हैं एक चांस। तो ठीक है, चलो घर अपने। क्यों क्यों जाऊँ एक ऐसे पति के साथ जो थोड़ा सा कम अकल है? नन्ही, कार्तिक थोड़ा सा छल्लाते हुए बोला। क्या हाँ, आपको लगता है मैं डरती हूँ आपसे? नहीं, चुप रहती हूँ क्योंकि आपसे लड़ना अच्छा नहीं लगता। आप कम बुद्धि नहीं हो क्या? आपको समझ में क्यों नहीं आया? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का होता तो मैं ये कहती कभी आपसे कि मैं रहना चाहती हूँ आपके साथ। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का होता तो क्या आने देती आपको अपने करीब? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का होता तो कहती कि आपसे कि आपकी पत्नी हूँ। मेरे बोले हुए बातों का कोई वैल्यू नहीं है क्या? कुछ फ़ोटोग्राफ्स को देखकर आपने मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर दिया। कार्तिक उससे तलाक के पेपर को फाड़ते हुए बोला, देखो फाड़ दिया मैंने इसे, अब तो सब ठीक है ना? नहीं मिस्टर कपूर, सब ठीक नहीं है, यहाँ पर तकलीफ़ हुई है मुझे। नन्ही ने सीने पर हाथ रखकर दिल की तरफ पॉइंट किया। बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये दर्द उसने दिया है जो पहली नज़र में पसंद आया था। ये दर्द आपने मुझे दिया है मिस्टर कपूर, आपने। और इसलिए नाउ आई हेट यू, आई रियली हेट यू। अब मैं हनी बनी के साथ रहूँगी, आपके साथ कभी नहीं। नन्ही की आंखों से आंसू मोतियों की तरह एक एक करके लुढ़कते जा रहे थे। कार्तिक झट से अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू को पोंछकर उसके कंधे को पकड़कर अपने करीब खींचकर अपने सीने पर लगाते हुए बोला, ठीक है तुम कह रही हो मुझे कम अकल, मैं मान लेता हूँ। बस अब सब ख़त्म करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं जैसे पहले किया था। नन्ही, जो कि कार्तिक के सीने से लगे जो रोई जा रही थी, अचानक से उसे अपने से दूर तक खेलते हुए बोली, मेरी माफ़ी इतनी जल्दी नहीं मिलती किसी को, वह कमाना पड़ता है। नन्ही ने दरवाज़ा खोला और कार में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था उसके पापा के घर जाकर भी उसके पापा सब बातें करके उसे वापस उसी घर में छोड़ आते, तो अपने पापा तक इस बात को ना ले जाने से अच्छा था अपने हिसाब से कार्तिक को सबक सिखाए। कार्तिक ने जैसे ही नन्ही को गाड़ी में बैठे हुए देखा, वह दूसरी तरफ कार के आया और बैठ गया। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, ये सोचकर कि नन्ही उसके साथ जा रही है। कार्तिक गाड़ी अपने घर की ओर लेता है। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा घर में सभी इन दिनों का इंतज़ार कर रहे थे। हनी बनी दौड़ते हुए जाकर नन्ही से लिपट जाते हैं।
नंदी ने भी बैठकर उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। कार्तिक को सच में अपनी गलती पर अफसोस था। इतने प्यार से तो कभी रंभा ने उन दोनों को गले नहीं लगाया था जैसे वह बच्चे समझा रही थी। नंदी ने उन दोनों बच्चों को गले लगाया था। घर में सभी से मिलने के बाद नंदी दादी माँ के कमरे में चली जाती है। या कार्तिक अपने कमरे में आ गया था। अपने कमरे में आकर कार्तिक सोच रहा था कि नंदी को कैसे मनाए। तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो, हाँ बोलो, क्या सोचा है कार्तिक? परसों हमारी हियरिंग है, तुमने नंदी को सब समझा दिया? सामने से आवाज़ आई। अचानक जैसे कार्तिक का माथा ठनका। उसे याद आया कि परसों उसे केस की हियरिंग थी बच्चों की कस्टडी के लिए, जो केस उसके और रंभा के बीच में चल रहा था। उसको लेकर अभी अदालत में डिस्कशन चालू था। कार्तिक नंदी को इन सब में नहीं लाना चाहता था, इसलिए वह बोला, तो अपने हिसाब से सब सेटल कर लेना। नंदी को उसके बीच में लाना ज़रूरी है क्या? कार्तिक कपूर इतना बड़ा नाम होकर भी क्या मेरे होते हुए मेरे बच्चों की कस्टडी के लिए मुझे उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? कार्तिक की आवाज़ में जो गुस्सा था उसे उसका वह दोस्त जो वकील भी था बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था। देख कार्तिक, मैं ही नहीं लगभग हर कोई तेरे गुस्से को जानता है कि तू कितना शॉर्ट टेम्पर है और यही तेरे खिलाफ जाएगा। तू चाहकर भी अपने आप को उनके वकील के सामने डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो तू क्या चाहता है? तुम दबा कर बैठ जाओ? कार्तिक अपने गुस्से को कंट्रोल कर। नंदी अब तेरी बीवी है और अब हम केस में उसकी मदद ले सकते हैं। मैं कल तेरे घर आता हूँ और एक बार उससे बात करके इस केस को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।